एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने कहा था आप बुक की पीडीएफ भेजेंगे, बट आई रिसीव्ड ए मेल, लेकिन उस मेल के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं थी। अटैचमेंट नहीं थी। अच्छा, बहरहाल मैंने उसके जो आपका टीम का आपका चैनल है उसमें मैंने फाइल्स पोस्ट कर दी हैं, उसमें आई थिंक बुक भी है, आप चेक कर सकते हैं। ओके जो सर। आपकी टीम के जो चैनल है सेक्शन ए का, सिंडिकेट ए जो आपके पास है, उसमें मैंने इसकी बुक अपलोड कर दी थी। मैं इसको मज़ीद कंफर्म कर लेता हूँ। फाइल्स के सेक्शन में बुक मैंने अपलोड की हुई है, फाइल्स के सेक्शन में। यस ओके सर, इट्स देयर। वहाँ से डाउनलोड कर लें। जी, कल लास्ट टाइम जो हमने फाइनल एंड पे जो पढ़ा था उसमें वो आपके पास एरर के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और एरर आपके पास बेसिकली दो तरह से हम एरर को डिफाइन कर सकते थे। एक आपके पास जस्ट अगर हम एरर को डिफाइन करें तो एरर इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये डिफरेंस आपके पास ट्रू सॉल्यूशन माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन। ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन उसमें हमने किया था। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें ये हमारे पास एरर है। किसी भी फंक्शन को अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपके पास इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें इसी एरर से रिलेटेड जैसे हम रिलेटिव एरर अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसमें रिलेटिव एरर में जस्ट आपके पास यू हैव टू डिवाइड द एरर बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इसको अगर मैं टीएस कहूँ माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन, दैट विल बी डिवाइडेड बाय ट्रू सॉल्यूशन, तो ये आपके पास रिलेटिव एरर आ जाता है। और यूजुअली हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास उसमें परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी। और उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली, और सारा कुछ उसको आप लोगों ने देख लेना। और फिर टेलर सीरीज से रिलेटेड ट्रंकेशन एरर था, उसकी भी आप लोग कोई एग्जांपल्स आप अपने पास टास्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो बेसिकली रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 2 है बुक का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Solution of equation in one variable. This is the chapter number 2 of Burden and Ferris book. In one variable. इसमें आपके पास solution of equation से मुराद ये कि you have to solve f of x is equal to 0, और by the way this is the non-linear equation. Non-linear equation. अब इसमें आपके पास आपने इसमें जो मेथड्स करने हैं वो आपके पास नंबर 1 हमने बाइसेक्शन मेथड कवर करना है इसमें। बाइसेक्शन मेथड, फिर हमने इसमें न्यूटन्स रेफसन फिक्स पॉइंट मेथड, न्यूटन्स रेफसन मेथड, and 4 is secant method.
and finally Regula-Falsi method. ये 5 मेथड हमने इसमें कवर करने हैं, ठीक है। अब इसमें व्हाई वी नीड द न्यूमेरिकल मेथड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। जी, कोई इसमें आंसर करना चाहे, व्हाई वी नीड द न्यूमेरिकल मेथड? सर वेरियस एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए। वेरियस एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए सर, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर सर हमारे पास एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके इंडक्टिव इफेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको सेक्शनिंग करके उसको कैलकुलेट करना। देखिए आपकी बात जब एक कोई जी बताएं जरा सर, जब एक चीज का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो उसको हम तकरीबन उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल मेथड। जी ये भी एक सही बात है कि ऐसी सिचुएशन हमें फेस करना पड़ती है। देखिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एक आपके पास होते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, या जिसको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके एग्जैक्ट या एनालिटिकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सम टाइम हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सम टाइम फेस करते हैं जिनके हमारे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दैट रिजल्ट मीन सम टाइम। तो उस केस में क्या होता है कि उस टाइम पे हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स चाहिए होते हैं। अब उसमें न्यूमेरिकल मेथड की जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, न्यूमेरिकल मेथड आप सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी नेचर क्या है प्रॉब्लम की, उस बेस पे आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें समटाइम्स अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, कोई आप में से ये बता सकता है कि एनालिटिकल सॉल्यूशन में और अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? एनालिटिकल सॉल्यूशन में और अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? सर जो हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। जी जी बिल्कुल, वो तो बात क्लियर है कि वो अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड में और न्यूमेरिकल में एक और फर्क क्या होता है? जी फात सर ये फर्क मेरे ख्याल में तो बस यही है कि जो एनालिटिकल है वो हम ट्रू एनालिसिस करके जो भी हमारे पास मेथड एनालिसिस के गिवन होते हैं, जिस तरह नोडल एनालिसिस वगैरह, तो वो एनालिसिस करके हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल में वो ये अप्रोक्सीमेटेड ही होता है, बस इतना ही डिफरेंस है मेरे ख्याल में। जी अच्छा, देखिए अगर आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो, लेट सपोज करें ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन डायनामिक को, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप सोल्यूशन फाइंड करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा n ऑफ 0 e पावर ऑफ लैम्डा टी। ये n ऑफ 0 को समझे कि आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियली डिफाइंड कोई आपके पास पॉपुलेशन। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लोज्ड फॉर्म में सोल्यूशन है। क्लोज्ड फॉर्म मीन कंपैक्ट फॉर्म में सोल्यूशन है, कोई इसमें आपके पास अननोन नहीं है। अगर आपको कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए तो आप हर चीज डिफाइन कर सकते हैं। क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन है इसमें, और ये आपके पास एनालिटिकल सोल्यूशन भी है, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें एक और प्रॉपर्टी ये कि ये फंक्शन है, बेसिकली सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन है, ठीक है। एन ऑफ टी इज द सोल्यूशन, और एन जो है वो फंक्शन है टाइम का। मीन जैसे जैसे टाइम वेरिएट होगा वैसे ही आपके पास आपका सोल्यूशन, आपकी पॉपुलेशन एन स्टैंड्स फॉर द पॉपुलेशन हियर, वो वेरी करती जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके पास फंक्शन की फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। लेकिन अगर आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करें, न्यूमेरिकली
और आप इस पे मेथड्स लगाएं। यूजुअली मैं आपको भी बताता हूँ कि हम ओडीज के लिए मेथड क्या लगाते हैं। फिलहाल सिर्फ अगर आप न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, तो आपके पास इसका जो अल्टीमेटली आउटकम आएगा, आउटकम आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज, नॉट दिस क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। फंक्शन नहीं आएगा, आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज आएगी। और वो डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होंगी? अगेंस्ट द टाइम। मीन अगर फॉर एग्जांपल टाइम आपके पास 1 सेकंड है और उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर n की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो स्पेसिफिक वैल्यू लेट सपोज करेंगे 10 है। एक अनदर टाइम पे आपने जो अपनी टाइम की डोमेन सेट की है उसमें फॉर एग्जांपल टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, तो वहां पे भी n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास होगी। मीन यू डोंट हैव द फंक्शन फॉर्म सॉल्यूशन, यू हैव द डिस्क्रीट फॉर्म सॉल्यूशन। मीन हर पॉइंट के ऊपर आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड एनालिटिकल क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन हमेशा फंक्शन की फॉर्म में होते हैं और वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का फंक्शन होते हैं, जबकि जो आपके पास डिस्क्रीट सॉल्यूशंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर द डिस्क्रीट वैल्यूज एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, खास पॉइंट्स पे आप फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिक न्यूमेरिकल और क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन में। क्लियर? जी, इसमें देखिए एक और चीज आपके पास है, हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की सम टाइम इसलिए भी जरूरत पड़ती है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि हाईली नॉन लीनियर होती हैं। देखिए इस सिस्टम के अंदर जो हमारा सिस्टम है, नेचर का जो सिस्टम है, उसमें आपको शायद लीनियर कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मीन हाईली डिपेंडेंट हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं, और वो नॉन लीनियर फिनोमिना हैं। मीन इट्स नॉट इजी टू fully understand the nature phenomena. It's very hard because non-linearity exist करती है, और नॉन लिनियरिटी की ही वजह से हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमें सहारा लेना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन लीनियर फिनोमेना की अगर आप बात करें, अगर आप सिर्फ विंड मूवमेंट को ही एनालाइज करना चाहते हैं, विंड मूवमेंट को फॉर एग्जांपल सपोज करें आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ते हैं, जैसे विंड का टेम्परेचर से इफेक्ट होना, विंड का आपके पास विंड की डायरेक्शन या फ्लो, ये सारे फिनोमेना, ग्रेविटी का इफेक्ट होना, पार्टिकल्स का, गैसेस का होना, तो वो एक नॉन लीनियर फिनोमेना आपके पास अपीयर होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दोस फिनोमेना। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्योंकि सारे इंजीनियर्स हैं और आप लोगों का काम बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो फॉर योर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल मेथड्स की या न्यूमेरिकल सिमुलेशन, जो बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं न्यूमेरिकल सिमुलेशन, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं न्यूमेरिकल सिमुलेशन की। देखिए आपके पास, आपने मैथमेटिक्स जो भी पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि सम टाइम आपके पास कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्यूबिक इक्वेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, या इस टाइप की जो आपके पास एक्सप्रेशंस होती हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ f of x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने ये जो ऊपर हमने मेथड डिफाइन किए, दीज आर द फेमस मेथड, दीज आर द लिमिटेड फेमस मेथड। ये मतलब इनके ऊपर न्यूमेरिकल मेथड खत्म नहीं हो जाता, लेकिन ये आप कह लें कि पावरफुल मेथड्स हैं और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल मेथड्स हैं और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। इसलिए हम ये मेथड्स, ये जो 1 to 5 मेथड्स हैं, वो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बाइसेक्शन मेथड, फिक्स पॉइंट, न्यूटन रेफरेंस, सीकेंट, रेगुलर, फॉल्सी मेथड, इन सारे मेथड्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आप किस किस्म का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जितनी अलजेब्राइक इक्वेशंस f of x इज इक्वल टू 0 टाइप आपके पास इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप इनमें से कोई मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो ODE की फॉर्म में होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। ODEs का तो आपको पता है ना,
ओडीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने कोर्स पढ़ा होगा होपफुली ओडी का। यस सर, यस ठीक सर। है। अच्छा, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बेसिकली इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए जो फेमस मेथड है, जो आपने भी इसमें से पढ़ने हैं, होपफुली में भी आपके कोर्स आउटलाइन में ये इंक्लूडेड है। एक आपके पास है आइलर्स मेथड एंड द सेकंड वन इज आर्केज मेथड। ठीक है, आर्केज मेथड, आरके मेथड्स आप इसको कह लें। इसमें आरके मेथड्स में एक आपके पास RK1 है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर मेथड कहते हैं, RK2 है सेकंड ऑर्डर मेथड है, RK3 है थर्ड ऑर्डर मेथड है, और RK4 है फोर्थ ऑर्डर मेथड है। तो ये ओडी के लिए फेमस मेथड्स, नॉन फेमस मेथड्स ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बिकॉज यू कांट काउंट एवरी मेथड। तो इसमें कुछ फेमस मेथड ओडी से रिलेटेड ये हैं। एक अनदर फॉर्म के जो इम्पोर्टेंट इसमें सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा आपके पास सिस्टम है, दैट मोस्टली जो सिस्टम्स डिफाइन किए जाते हैं वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ PDEs डिफाइन किए जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मोस्टली। ये PDEs आपके पास क्या होती हैं? PDEs आपके पास क्या होती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन इनमें और ओडी में क्या डिफरेंस होता है? सर पीडीई में पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है और उसमें ओडीई में सिंपल होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें एक और भी तो डिफरेंस होता है ना। मल्टी वेरिएबल होता है। मल्टी वेरिएबल जी। ओडी जो है इसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आप हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास dy by dx is equal to f of x, y is the dependent variable, x is the independent variable, change in y with respect to x। तो वन इंडिपेंडेंट y सोलली डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर। ठीक है, जबकि पीडीई के केस में ऐसा नहीं है। आपका कोई भी जो फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल u एक फंक्शन है, ये डिपेंड कर सकता है x और y बोथ के ऊपर। जब कोई सिस्टम आपके पास 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस वक्त आप उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं डिफाइन कर सकते। आप हमेशा उसका पीडी, पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, नॉट द ओडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल u है, u में आप चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, बोथ, दोनों के रिस्पेक्ट से। तो u जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हम उसके PDEs डिफाइन करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, नॉट द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। क्लियर? अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे क्योंकि PDEs में डिफाइन है, तो हम PDEs को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट टेक्निक्स, दीज आर द फेमस टेक्निक्स जो मोस्टली यूज की जाती हैं। उसमें सबसे पहले जो मोस्ट फेमस आपके पास टेक्निक है, दैट इज द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड, जिसको इन शॉर्ट हम FDM कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। में भी आप में से कुछ बच्चों ने इस बारे में सुना हो कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट अनदर टाइप के जो मेथड्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जिसको इन शॉर्ट FEM कहा जाता है। अब ये जो आपके पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, ये बेसिकली एक इंजीनियर का डेवलप किया हुआ है, सिविल इंजीनियर था, उसने ये मेथड डेवलप किया था, इसका फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और ये जो मेथड आपके पास है, इस वेरी फेमस मेथड, ये सिविल इंजीनियरिंग की जो सोसाइटी है या कम्युनिटी है उसके अंदर ये बहुत फेमस है, क्योंकि ये मेथड हेल्पफुल होता है आपके पास ऐसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आप एक इंटरचेंज बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप
उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर्स उसके लिए यूजुअली फाइनाइट एलिमेंट मेथड का सहारा लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये मेथड स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया जिसमें हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे आप कोई ब्रिज बनाना चाहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करवाना, उसका लोड का एस्टिमेट करना कि कितना लोड ये आपके पास ना इस पे बियरेबल है इस ब्रिज के लिए, वो सारी चीज़ें इस फाइनाइट एलिमेंट मेथड से की जाती हैं। और कैसे ये जो ब्रिज है ये आपके पास कैसे आप फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से ये मूव करेगा कि इसके कोलैप्स होने का चांसेस कम से कम है। विंड से ये इफेक्ट होगा या ग्रेविटी से इफेक्ट होगा, ये उसका डिजाइन है, वो सारा का सारा फाइनाइट एलिमेंट मेथड की मदद से सिमुलेशंस परफॉर्म करके उसके बारे में डिसाइड किया जाता है। एक अनदर जो आपके पास लास्टली फेमस मेथड है पीडीज को सॉल्व करने के लिए, दैट्स द फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। फाइनाइट वॉल्यूम which is known as FVM, finite volume method। ठीक, ये भी बहुत सारे फाइनाइट वॉल्यूम मेथड्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आप में से किसी ने मैश के बारे में सुना है? मैश के बारे में सुना है? नो सर। मैश के बारे में नहीं सुना। अगर मैश को इन सिंपल वर्ड्स में आप लोग ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपको एक स्केयर डोमेन दी गई है, ठीक है, जैसे ये आपके पास एक स्केयर या रेक्टेंगुलर डोमेन है आपके पास। यूजुअली हम इसको स्केयर डोमेन आप कंसीडर करें, रेक्टेंगुलर का केस डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, ये आपके पास डोमेन की लिमिट्स हैं अलोंग x एक्सिस। और इसी तरह आपके पास y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी, ये आपके पास एक डोमेन है। तो इस डोमेन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए स्मॉल पीसेस में हम डिवाइड करते हैं, स्मॉल पीसेस में। और इन स्मॉल पीसेस को मीन जैसे हम स्क्वायर बॉक्स स्मॉल स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें हमारे पास ये जो स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं, इन स्मॉल बॉक्सेस में ये जो ईच पॉइंट है, दिस ईच पॉइंट, ये जो जहां पे ये लाइंस आपस में मैच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द नोड पॉइंट्स। इनको हम नोड कहते हैं, नोड पॉइंट्स। अब कोई भी फंक्शन है जो फॉर एग्जांपल आप u एक वेलोसिटी, अगर एयर की वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं खास डोमेन के अंदर, तो आप इस डोमेन को जो आपने स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया है, आप ईच पार्ट के ऊपर मीन हर पॉइंट के ऊपर आप u वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरी पॉइंट, डिस्क्रीट डेटा आप इकट्ठा करते हैं u। ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है फाइनाइट डिफरेंस मेथड में, फाइनाइट डिफरेंस मेथड में। लेकिन अगर हम एक डोमेन को इस स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड करने की बजाय, मैश की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनाइट डिफरेंस मेथड और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड में सेम है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिर्फ फाइनाइट वॉल्यूम मेथड में क्या होता है कि ये जो आपके पास, अच्छा मैं आपको एक और चीज, ये जो आपके पास कंप्लीट एक ये ग्रीन कलर का मैंने बॉक्स जिसको हाईलाइट किया है, याद रखें ये ग्रीन बॉक्स आपके पास सेल कहलाता है, न्यूमेरिकल में इसको हम सेल कहते हैं, वन सेल। अब इस सेल के आपके पास ये 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4 आपके पास नोड्स हैं। इन 4 अगर हम सेल के नोड्स के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करें किसी की भी, वो उस केस में हम FDM मेथड वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल के नोड की बजाय इस सेल के सेल सेंटर पे मीन यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करें, मीन सेल सेंटर पे अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए किसी भी फंक्शन की सेल सेंटर, उस केस में आप FVM मेथड यूज कर रहे हैं, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। लेकिन अगर आप अपनी डोमेन को स्क्वायर बॉक्स की बजाय रेक्टेंगुलर डोमेन में, रेक्टेंगुलर पीसेस में डिवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक हमने डोमेन ली है, इसमें हम इसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म में डिफाइन करें, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस। अगर हम इसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म में डिफाइन करें तो उस केस में हम फाइनाइट वॉल्यूम मेथड यूज करते हैं, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड।
ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके पास फंक्शन की वैल्यूज आप इसके नोडल पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करते हैं, नोड पॉइंट्स के ऊपर। जैसे आप इसमें फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 नोड्स कैलकुलेट करते हैं एक उसकी कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने। फिर नेक्स्ट में आप इस नोड को और इस नोड को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसमें इस नोड को और इन 3 नोड्स को यूज करके आप कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं, दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ये तीनों के दरमियान ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। और लास्टली आपके पास मैट्रिसेस भी तो होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं ना। यस सर। सर आपकी स्क्रीन बहुत लैग कर रही है और आपकी आवाज पहले ही आ जाती है और स्क्रीन बाद में मतलब मूव होती है, उसमें मूवमेंट आती है, तो समझ नहीं आ रही है। तो ट्रायंगल से या रेक्टेंगल से? आपने तो रेक्टेंगल का। मैंने कहा कि आपके पास जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको स्केयर डोमेन कंसीडर किया। ये प्लॉट वैसे रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, लेकिन स्केयर डोमेन में जो आपके पास एक डोमेन है ना, उस डोमेन को फर्दर स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना, कि आपके पास हर पीस एक स्केयर नजर आए, राइट। ये जैसे ये आपके पास ये चीज, ठीक है। इसमें ये आपके पास एक कंप्लीट डोमेन है। आप ऐसे ही समझे जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने घर में किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, तो उस रूम का जो फ्लोर है, उस फ्लोर को छोटे जी, तो स्क्रीन पे चेंजेस नजर नहीं आ रहे? स्क्रीन में चेंजेस नजर नहीं आ रहे? नो सर। ये सर माइक्रोसॉफ्ट आपकी टीम स्क्रीन बहुत ज्यादा लैग कर रही है, मतलब आप जो बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग-अलग डिस्प्ले हो रहा है। देखें, आप लोग इस बात को देखें, मुझे आप लोगों को थोड़ी बहुत हियरिंग भी करनी पड़ेगी। मैं जो चीज़ लिखूंगा वो आपको उसके ऊपर विजिबल होगी। मैंने फॉर एग्जांपल देखिए ना, समटाइम मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ऑब्वियसली मैं कुछ आपको बोलूंगा तो फिर वो आपको लिख के दिखाऊंगा ना। इस वजह से शायद आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग ये चाहते हैं पहले मैं लिखूं और फिर उसके बाद बोलूं? आप लोग ये चाहते हैं? सर आप अगर काइंडली जब आप ये बता रहे हैं ना, मतलब लेक्चर देते हो कि ये चीज़ हो रही है फिर वो चीज़ हो रही है, क्योंकि सर आप जब बना रहे होते हैं वो हमें शो नहीं हो रही होती। तो सर अगर आप काइंडली बता दें कि रेक्टेंगल का लेफ्ट साइड, रेक्टेंगल के राइट साइड, इस तरह करके अगर आप बता दें तो हमें जो है ना ज़्यादा इजीली एड हो जाएगी। ओके चलिए देखिए, मैं इसको दोबारा इसी फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस फिगर को ये सपोज करें कि आपके रूम का फ्लोर है, ये सारी जो आपके पास, ठीक है। आपने अगर इस पे न्यूमेरिकल मेथड अगर इस पे अप्लाई करना है, तो आपको ये जो फ्लोर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये डोमेन है फ्लोर की। और आपने जब इसको डिस्क्रिटाइज करना है या इसका मैश बनाना है, तो उसका मतलब ये है कि आपने इस जो डोमेन आपके रूम की है, इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है। और हर जो स्मॉल पीस आपके पास बनेगा, दिस वन, ये जो सिंगल पीसेस आपके पास स्क्वायर पीसेस बन रहे हैं, ये स्क्वायर पीस आपके पास सेल कहलाते हैं, सेल। और इस सेल के आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और लास्टली इस पॉइंट पे, 4 पॉइंट्स पे अगर आप फाइंड करें, तो हम इन 4 पॉइंट्स पे जब किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में हम FDM यूज कर रहे थे, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। क्लियर? यस सर। इसी तरह अगर आप देखिए, अगर आप एक ये फॉर एग्जांपल सेल कंसीडर करें, ये एक पूरा सेल, ठीक है। अब आप इस सेल में फंक्शन की वैल्यू इसके सेल सेंटर पे, यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे आप कैलकुलेट करते हैं सेल सेंटर में।
मीन ए बी सी डी आप कह रहे हैं कि मीन ये ए पोजीशन पे, फिर बी पोजीशन पे, ये सी पोजीशन पे और डी पोजीशन पे। सेल सेंटर पे जब आप किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आप एफ वी एम वाला मेथड अप्लाई कर लें, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। ठीक है, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड और फाइनाइट डिफरेंस मेथड दोनों में हम डोमेन को इस तरह से डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और यूजुअली वो स्मॉल पीसेस स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर डोमेन में ब्रेक करते हैं, उसको स्क्वायर पीसेस में ब्रेक करते हैं। जबकि आपके पास जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, इसमें जब हम ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास डोमेन है पूरी, अब इस डोमेन को आप इस तरह के स्क्वायर पीसेस में डिवाइड करने की बजाय आप ट्राइएंगल के पीसेस बनाते हैं, ट्राइएंगल। ठीक है, जैसे ये आपके पास ट्राइएंगल है, फिर ये नेक्स्ट आपके पास ये ट्राइएंगल है। इस तरह से हम उसको जो डोमेन हमारे पास होती है हमारे प्रॉब्लम की, उस डोमेन को हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, और इसमें से हर स्मॉल पीस आपके पास एक ट्राइएंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइएंगल को। इस केस में आपके पास ट्राइएंगल के 3 जॉइंट्स होंगे, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल मेथड की अप्रोच है, दिस न्यूमेरिकल मेथड अप्रोच इज कॉल्ड द फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपके पास मैट्रिक्स भी तो होती हैं, मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए इसी में अगर आप लोग ये जो बर्डन एंड फेरिस की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 7 है जो मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा के नाम से है, मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा। इस चैप्टर को आप अगर हमने इसको पढ़ा तो इसको देखेंगे। मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर में आप देखेंगे कि मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए इटरेटिव मेथड्स बताएगी। उसमें जो फेमस इटरेटिव मेथड्स हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें नंबर 1 आपके पास जैकोबी मेथड है, नंबर 2 आपके पास गॉस सीडल मेथड है, और नंबर 3 इसमें फेमस मेथड SOR मेथड है। SOR स्टैंड्स फॉर सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जैकोबी, गॉस सीडल और SOR, जो हम मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ये न्यूमेरिकल, ये सारी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आपके बुक का जो स्कोप है, या आपका जो इस कोर्स का जो स्कोप है, कोर्स स्कोप वो लिमिटेड है। उसमें हमने f(x) = 0 टाइप इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या हमने ODEs को सॉल्व करने का मेथड देखना, और एक मैट्रिसेस के बारे में देखना माइट बी। ये चीज़ें हमने इस कोर्स में हमारे कवर करनी है। ये बाकी आपकी सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज था। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। सर f(x) = 0 का क्या मतलब है? f(x) = 0 मतलब आपके पास नॉन लीनियर टाइप की इक्वेशंस हैं और 1 वेरिएबल में है। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास y = f(x) एक फंक्शन होता है, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। देखें, आपके पास लीनियर इक्वेशंस भी होते हैं, राइट, लीनियर इक्वेशंस। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
General form of linear equation in one variable. ax plus b. ax plus b is equal to 0. ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट? तो इस इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन क्या आता है? बाय द वे, आप किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद लेते हैं? सॉल्यूशन से मुराद क्या होती है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं? उसके रूट्स, उसके रूट्स, और वो रूट्स ऐसे जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर स्क्रीन पे लैग आ रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें। नहीं, अभी मैंने लिखा नहीं है उसको। लीनियर इक्वेशंस लिखा नजर आ रहा है? यस सर, वो नजर आ रहे हैं। वो दूसरा आपने जी जी, इक्वेशन जो बस जनरल लिखे वो नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लीनियर इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax plus b is equal to 0. अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास सोल्यूशन है, सिंपल। x इज इक्वल टू जनरल जो सोल्यूशन इसका x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी भी हो सकती हैं, मीन हम सेकंड टाइप की इक्वेशंस देखते हैं, दैट आर द नॉन लीनियर इक्वेशंस। मीन सम इक्वेशंस आपके पास ऐसी हो सकती हैं जिनको सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इक्वेशन है, x minus 2 power minus x that will be equal to 0, right? It's little bit not very complicated, but it's little bit difficult to solve this one. Or another equation आपके पास e power x minus x square plus 3x minus 2 is equal to 0. Equal to 0. This is your equation, right? नॉन लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनको सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो, वो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। हमारा इस चैप्टर का गोल क्या है? इस चैप्टर का जो हमने स्पेसिफिकली ये चैप्टर करना है, इसका गोल आपके पास ये है। आवर गोल इज टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल f of x is equal to 0। हमारा गोल ये है इसका लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इन द वेरिएबल x। अब इसके सोल्यूशन से क्या मुराद है? इसका सोल्यूशन का मुराद अभी आपको बताया गया कि इसके सोल्यूशन से मुराद ये वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, दैट इज रूट को अगर आप लेट सपोज करें रिप्रेजेंट कर दे x इज इक्वल टू अल्फा r, अगर आप बर्डन एंड फेरिस की बुक से देखें तो उसको p की फॉर्म में रूट रिप्रेजेंट किया गया है, x इज इक्वल टू अल्फा r p। तो ये जो अल्फा रूट होगा इस इक्वेशन का, इसको जब आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? पुट x इज इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर इस रूट अल्फा को पुट किया जाए तो आपके पास आउटकम क्या आएगी? f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, राइट? f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। अगर अल्फा आपकी इस इक्वेशन का रूट है, तो जब हम x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा, राइट? अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, Yes, sir. is the root of equation।
इसकी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकता है कि रूट आपके पास ग्राफ में कहां पे लोकेट करेगा? मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बता सकता है? सर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? सर एक्सिस और फंक्शन का। जी देखिए, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, अगर हम इसको, अगर आप लोगों ने पहले फंक्शन पढ़े y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस फॉर्म के फंक्शंस पढ़े हुए ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो अगर आपके पास x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास x इज इक्वल टू अल्फा, x एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पे y 0 है। तो बेसिकली इस टाइप की इक्वेशंस का रूट किस एक्सिस पे लोकेट होगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे। मीन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें, ये जो फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये फंक्शन आपके पास एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट एक्चुअली इस फंक्शन का या इस इक्वेशन का रूट होगा। क्लियर? मीन ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट पॉइंट विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली रूट आपका कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई इसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके। कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट? कैलकुलस। यस सर। ओके। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास कितनी टाइप्स के फंक्शन है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सर बहुत सारी टाइप हो सकती है, मतलब किस आप हवाले से देखें, इवन और इस तरह होती है वो। नहीं, इन फंक्शंस की, फंक्शंस का सर दो जिस तरह 1 बेसिक, to 1 होते हैं। नहीं, अगर आपके पास एक फंक्शन है, कुछ फंक्शंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक्चुअली टाइप्स ऑफ फंक्शन का वर्ड मे बी इसके लिए यूजफुल ना हो, आप कह लें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, आप कह लें। फंक्शंस को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। वन इज द अलजेब्राइक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, जिसमें अलजेब्राइक फंक्शंस में एक चीज आपके पास, अलजेब्राइक फंक्शंस को भी आगे फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। वन इज द polynomial functions and other is the non-polynomial functions. किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की जो जर्नल फॉर्म आपके पास होती है वो p of x, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x लिखी है, वो आपके पास a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन an xn, ये जर्नल फॉर्म है पोलिनोमियल फंक्शंस की, जिसमें a0, a1, a2, a3, an दीज आर द कांस्टेंट्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। बट पोलिनोमियल फंक्शंस के केस में n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये आपके पास इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ये अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उस फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शंस में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो उस केस में बाकी जो फंक्शंस आपके पास बचते हैं वो सारे के सारे
नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर -4, ये आपके पास एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास x की पावर 2/3 है, ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है। मीन पॉजिटिव इंटीजर के अलावा बाकी x की जो मर्जी पावर आ जाए, उनके लिए जो फंक्शन आपके पास बनता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद जो सेकंड जिसमें क्लासिफिकेशन है, वो आपके पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये जो फंक्शंस हैं, ये बेसिकली फर्दर आगे क्लासिफाई की गई हैं 4 टाइप्स में, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेसिकली आपके पास वो फंक्शन होते हैं जो कॉम्बिनेशन है इन 4-5 फंक्शंस का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स को भी आप इंक्लूड कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कॉस, साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह हैं। सेकेंडली आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। थर्ड आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फोर्थ वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर एक फंक्शन ऐसा हो जिसमें इन चारों में से कोई एक फंक्शन उसकी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दैट फंक्शन इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर हमने एक एग्जांपल लिखी थी, ये वाली e पावर ऑफ x -3x + x² + 2 = 0, ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की एग्जांपल है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की एक एग्जांपल है। तो अगर इनमें से कोई एक भी फंक्शन किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो हम उसको कंसीडर करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ इटरेटिव मेथड्स। देखिए, इटरेटिव मेथड्स आपके पास बेसिकली होते क्या हैं। आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट को यूज करके आप नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पे आपने वैल्यू फाइंड की है उसको यूज करके उससे नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपको इसको प्रोसीजर ऑफ इटरेटिव मेथड्स आपको बताता हूँ। Procedure of iterative methods. Again, we want to solve f of x is equal to 0. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। इस केस में जो आपके पास स्टेप 1 होगा, use appropriate इनिशियल गैस। आपने एक अप्रोप्रिएट इनिशियल गैस से स्टार्ट करना है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर P0 समझ सकते हैं या X0 आप समझ सकते हैं, आपकी चॉइस है इसमें। यूज अप्रोप्रिएट इनिशियल गैस, आपको एक स्पेसिफिक इनिशियल गैस से स्टार्ट लेना पड़ेगा। स्टेप 2 में by using this initial guess, to find the next approximation x1, next approximation x1 आप फाइंड करेंगे by using the initial guess।
इसी तरह से आप x0 को यूज करके x1 फाइंड करें, x1 को यूज करके आप x2 फाइंड करें, x2 को यूज करके x3 फाइंड करें, और सो ऑन। ये सारा प्रोसीजर अगर आप अप्लाई करवाएं तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द इटरेटिव प्रोसीजर। इटरेटिव प्रोसीजर, ये आपके पास इटरेटिव प्रोसीजर कहलाता है। और आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, प्रोसेस कंटिन्यू until you get desired convergence। आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है until unless कि आप एक डिजायर कन्वर्जेंस तक पहुंच जाएं, डिजायर कन्वर्जेंस तक जो मतलब आपके पास एक्सेप्टेबल एक रिजल्ट हो। सर प्रोसेस कंटिन्यू से मतलब है कि हम x3 x4 इस तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे, या फिर हमारी मतलब गलत वैल्यू आ गई फिर हम अपनी गैस चेंज करें और दोबारा से शुरू करें? जी, ये डिपेंड करेगा आपके एनालिसिस पे, ठीक है। उसकी मैं आपको आगे एक एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल नहीं, इसका मैं आगे आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपने क्या यूज करना है, कैसे आपने समझना है कि आपका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, आपको मतलब कन्वर्जेंस की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक अनदर कॉन्सेप्ट, टॉलरेंस। टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आपने, टॉलरेंस का वर्ड आपने कभी सुना? टॉलरेंस? यस सर। टॉलरेंस, टॉलरेंस को याद रखें कि ये आपके पास एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है, प्री स्पेसिफाइड वैल्यू जो आप खुद से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, प्री स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे हमने कल एक एक्सरसाइज की थी, एक एग्जांपल की थी, जिसमें हमने साइन एक्स को साइन एक्स की हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की, और फिर हमने साइन एक्स को अप्रोक्सीमेट किया बाय यूजिंग 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स, हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब टॉलरेंस बेसिकली क्या है कि आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो मैं उसको अपना ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर करूंगा, ठीक है। प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है टॉलरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आपने जैसे अगर हमारे पास x0 हमने फाइंड किया, इनिशियल गैस यूज किया, इस x0 को यूज करके नेक्स्ट इटरेशन x1 हमने फाइंड की, तो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये x0 आपके पास प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन है, और ये जो x1 है ये आपके पास करंट अप्रोक्सीमेशन है। ओके, अब अगर आप नेक्स्ट में x1 को यूज करके आपने x2 फाइंड किया, तो अब इस केस में ये आपके पास प्रीवियस बन गई अप्रोक्सीमेशन, और ये आपके पास करंट अप्रोक्सीमेशन आ गई, राइट। इसी तरह अगर आप इसको जर्नलाइज्ड करें तो जर्नलाइज्ड फॉर्म आपके पास ये बनेगी, x ऑफ k कॉमा x ऑफ k माइनस 1, ये आपके पास बनेगी करंट अप्रोक्सीमेशन, और ये प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। एम आई राइट? ऐसे बनेगी ना, करंट अप्रोक्सीमेशन और प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। अब आप लोगों ने एरर पढ़ा था, एरर क्या था आपके पास? ट्रू सॉल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन, ये आपने एक एरर का फार्मूला पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन। अब क्योंकि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इटरेटिव मेथड से जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपके पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है।
अगर ट्रू सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता तो फिर तो हमें ये इटरेटिव मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी। ट्रू सोल्यूशन यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में ट्रू सोल्यूशन जब हमारे पास नहीं है तो हम एरर नहीं फाइंड कर सकते। तो इस केस में जब इटरेटिव मेथड होता है तो हम एरर एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। वो आपके पास क्या होता है कि आप एरर को इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, करंट अप्रॉक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन, इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं एरर को। ठीक है, इस फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं एरर को जब आप इटरेटिव मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन उस केस में नहीं होता, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखिए, इसका जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास बन जाता है एरर इज इक्वल टू एक्स के माइनस ऑफ एक्स के माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक एरर का फार्मूला बन जाता है, राइट। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि एरर आपके पास ये होगा, ठीक है। एरर अगर आप इसका रिलेटिव एरर डिफाइन करें, रिलेटिव एरर इसी फार्मूले को यूज करके, तो वो आपके पास एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बनेगा। ये रिलेटिव एरर आएगा आपके पास, ठीक है, इस केस में। और परसेंटेज रिलेटिव एरर के केस में जस्ट आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। परसेंटेज रिलेटिव एरर उसमें आपके पास यही एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर दे देगा। ठीक है, अब टॉलरेंस, जी जी सर ये हमारे पास x0 x1 x2 सर, ये हमारा तो सर सिंगल वेरिएबल था ना सर फंक्शन, तो सर ये बार बार हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं x0 x1 x2 x3? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये असल ये एक्चुअली ये इटरेटिव प्रोसीजर है। इटरेटिव प्रोसीजर का मतलब ये है कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया f ऑफ x, आपने आप जो भी आपको एक फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है, ठीक है। आपने जब इस पे इटरेटिव मेथड अप्लाई करना है, आपने इसमें फॉर एग्जांपल इटरेटिव मेथड अप्लाई करना है। अच्छा, इसको आप ना x0 x1 और x2 को कैसे समझ सकते हैं, ये जब हम एक मेथड सॉल्व करेंगे ना उसमें फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसको सिर्फ आप ऐसे समझें कि x आपने x0 को यूज करके x1 फाइंड किया, x1 को यूज करके x2 फाइंड किया, x2 को यूज करके x3 फाइंड किया। ये आप जब उसका एक प्रॉब्लम करेंगे ना तो फिर आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये f ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है। इसमें इसको भी अच्छा इसी तरह एक्सेप्ट करें भी, इसमें टॉलरेंस का रोल कहाँ पे आएगा। टॉलरेंस आपके पास एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान अगर मैं एक टॉलरेंस की वैल्यू ये सेट कर दूं 0.0001, ठीक है, ये मैं अगर वैल्यू सेट कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया मुझे ये लगाना पड़ेगा कि अगर आप रिलेटिव एरर से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टॉलरेंस के मीन ये जो हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहे हैं अगर ये इस स्पेसिफिक वैल्यू टॉ से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी तो तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल है। यहां पे हमारी इटरेशन स्टॉप हो जाए, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास टॉलरेंस है। ये समझ आई टॉलरेंस की?
सर ये दोबारा बता दें। देखिए आपके पास टॉलरेंस एक ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। टॉलरेंस एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है, ठीक, जो आप अपनी मर्जी से खुद सेट करते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया है जो आप खुद से सेट करते हैं। अच्छा, इस क्राइटेरिया का रोल क्या होता है कि आप ये जब इटरेशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, x0 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xk -1, आप क्या करते हैं कि आप ईच स्टेप के ऊपर मीन आपने ये दो इटरेशंस फाइंड की, x0 और x0 को यूज करके x1 फाइंड किया, आपने इमीडिएटली ये वाली टर्म कैलकुलेट कर ली xk -1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ xk। अगर इसकी वैल्यू इस टॉलरेंस से लेस हो जाए या उसके इक्वल आ जाए तो आप इमीडिएटली अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं। आप कहते हैं कि रिजल्ट मेरे पास आ गया। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो आप क्या करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। मीन फर्स्ट इटरेशन फाइंड करते हैं, फिर सेकंड इटरेशन फाइंड करते हैं, थर्ड इटरेशन फाइंड करते हैं, और फिर जब आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका रिलेटिव एरर इस प्री स्पेसिफाइड वैल्यू से स्मॉलर हो जाए या उसके इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते। फिर क्लियर हुआ? जी सर, लेकिन ये टॉलरेंस की वैल्यू किस तरह सेट करते हैं? ये आपको ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर। समटाइम वो मेंशन होती है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें वो पहले से प्री स्पेसिफाइड होगी कि आपने टॉलरेंस इस तरह लेनी है, ठीक है। ये प्री स्पेसिफाइड वैल्यू टॉलरेंस आप खुद से अपने सेट करेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज मैं बताना चाहता था कि देखिए ये जो आपने प्री स्पेसिफाइड वैल्यू की आपने से शायद क्वेश्चन किया था कि स्टूडेंट ने कि हम कैसे उसको स्टॉप करेंगे, तो स्टॉपिंग के लिए आपको ये क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो वाकई ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ है या आपको इनिशियल गैस वगैरह चेंज करने की जरूरत है। तो उसका आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि अगर आपके पास ये जो एरर है, अगर फॉर रिपीट करें सर। जी 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 मैं बताता हूँ आपको हाउ यू नो योर मेथड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा राइट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, तो उसका आंसर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, अगर आप ईच स्टेप के ऊपर एरर कैलकुलेट करें, मीन कैलकुलेट द एरर एट ईच स्टेप, calculate error at each step by using this formula. Okay, calculate error at each step, हर स्टेप के ऊपर आप एरर कैलकुलेट करें। इफ योर एरर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, मीन हर स्टेप के ऊपर अगर आपके पास एरर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इफ योर एरर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, this means you are going in the right direction. ठीक है, ये एक रफ सा क्राइटेरिया, ये बाकी उसमें जो बताऊंगा उसमें कुछ हमारे पास एक और आप लोगों को कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बताना है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। इसमें इसको आप फिलहाल अभी अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो इनिशियल गैस चूज किया उससे आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये उसका सबसे आसान सा उसका सोल्यूशन है कि मीन ईच स्टेप से मुराद क्या है। आप लोगों को ईच स्टेप की समझ आ गई कि ईच स्टेप से मतलब क्या है? हाँ? मतलब सर जब x0 और x1 कर लेंगे तो वो एक स्टेप हो जाएगा जी। x0 को यूज करके जब आप x1 फाइंड कर लेंगे, दिस इज योर स्टेप 1, ठीक है। सपोज करें कि आपने इस स्टेप 1 को यूज करके एरर कैलकुलेट किया जिसको आप E1 का नाम दे दें। ये E1 आपका एरर है, फर्स्ट स्टेप का एरर है, और एरर इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये वाले फार्मूले से। आपने स्टेप 2 परफॉर्म किया जिसमें x1 को यूज करके x2 फाइंड किया, ये आपके पास स्टेप 2 आ गया, या इसको इटरेशन 2 भी कहते हैं, सेकंड इटरेशन भी कहते हैं। और सेकंड इटरेशन का एरर आपके पास E2 आ गया। फिर आपने
x2 को यूज करके x3 फाइंड किया विच इज द स्टेप नंबर 3 और इटरेशन नंबर 3, तो इसका एरर आपने कैलकुलेट किया E3। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो एरर है वो हर स्टेप पे मेरे बाल खराब हो रहे हैं, 2 मुंह वाले हो रहे हैं। क्या हुआ? एरर आपके पास E1 कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप पे E2 एरर है, E3 एरर है। अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि E1 जो एरर आपके पास आया है, E2 एरर E1 से स्मॉलर है, ठीक है, और फिर E3 एरर लेस देन है E2 से, अगर आपको ये कंडीशन सामने नजर आ रही है, इट मींस कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इसके अपोजिट कंडीशन नजर आती है कि मीन E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से और E3 भी ग्रेटर आया है E2 से, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू हैव टू रिविजिट योर मेथड। आपको मेथड को रिविजिट करना पड़ेगा, या तो आप इनिशियल गैस चेंज करें या आप अपना मेथड चेंज करें। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, आप लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा कैलकुलस में? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, यहाँ से आगे ये जो थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, समझे कि ये आपके इन जो मेथड्स हैं इनकी बैकबोन है। मीन ये कंडीशन अगर इस थ्योरम की अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल मेथड है वो इसकी बैकबोन है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट आपके पास ये है। सपोज f is a continuous function at every point of the interval AB। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपके पास f एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल AB। बाय द वे इंटरवल आपके पास क्लोज्ड है ओपन है? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स आपको मैं आपको इसकी एक एग्जांपल, बल्कि मैं इसको आपको ग्राफिकल तरीके से समझाता हूँ, फिर आप उसमें दूसरे तरीके से आप इसको देख लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 डायमेंशनल डोमेन है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ x वाला पॉइंट है। सपोज करें कि आपने इस फंक्शन को प्लॉट किया, ये आपने इसका ग्राफ कर्व प्लॉट किया, इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू फंक्शन की आई है यहाँ पर x इज इक्वल टू b है और इस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू a को हम इस फंक्शन में यूज करें तो इसके कॉरस्पॉन्ड हमें यहाँ पर f ऑफ a एक वैल्यू मिलेगी, राइट, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a, और फिर इसके कॉरस्पॉन्ड x इज इक्वल टू b के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पर हमें फंक्शन की एक वैल्यू मिलेगी f ऑफ b, ठीक। मतलब हमने फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स पे फाइंड कर ली, a पे भी फाइंड की और b पे भी फाइंड की, ठीक है।
अब अगर हम फंक्शन की इन वैल्यूज के दरमियान फंक्शन की कोई एक और वैल्यू बीटा कंसीडर कर लें, ये भी फंक्शन की एक वैल्यू है, तो इस फंक्शन की वैल्यू के कोरस्पॉन्ड एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि फंक्शन की इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, मीन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू बीटा। ये कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ये किसको ये इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई? सर स्टेटमेंट बता दे। देखिए सपोज आपके पास f कॉन्टिन्यूस है ऑन इंटरवल ऑफ a, अगर हम एक पॉइंट ये रखें, f विल टेक on every value between a and b, between f of a and f of b। ये हमारे पास पहली चीज है, f will take on every value between f of a and f of b over इंटरवल ए बी, ठीक है, इंटरवल ए बी। अब अगर हम फॉर एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन between the values of f of a and f of b, for any value of function between the values of f of a and f of b, मीन फंक्शन की इन दो वैल्यूज के दरमियान अगर हम फंक्शन की कोई और वैल्यू कंसीडर करें तो फंक्शन की उस वैल्यू के कोरस्पॉन्ड एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर हुआ? यस सर। There exists a number eta on x-axis such that f of eta is equal to beta, मीन फंक्शन की इस वैल्यू के कोरस्पॉन्ड एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ईटा एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब इसमें देखिए एक और पॉइंट जो आप लोगों को, इसको हमने मीन ये क्यों हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए इसमें इसकी आउटकम्स को आप ऐसे समझ लें, इसमें जैसे एक मिनट वेट कीजिएगा, आपने सबसे पहली चीज जो इसमें आप लोगों ने जज करनी है, नंबर वन, इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, नंबर वन, मेक श्योर the function f of x has the opposite signs on the endpoints of the interval। ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, आपने सबसे पहली चीज ये मेक श्योर करनी है कि आपके पास जो फंक्शन f ऑफ x है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे, उस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन के अपोजिट साइंस होने चाहिए। अपोजिट साइन से क्या मुराद है, सपोज करें कि ये आपके पास एक इंटरवल है a एंड b, ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है और ये आपके पास इसका राइट हैंड पॉइंट है। बाय द वे आप में से कोई ये बता सकता है कि
-1 एंड -2, क्या ये इंटरवल मैथमेटिकली करेक्ट है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि -2 स्मॉलर वैल्यू है, वो लेफ्ट हैंड पॉइंट है। जी, लेफ्ट हैंड पॉइंट आपके पास हमेशा स्मॉलर होगा उसके राइट हैंड पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू आप एफ ऑफ ए पे फाइंड करें, अगर ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट राइट हैंड पॉइंट पे मस्ट बी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे अगर ये कंडीशन है एफ ऑफ ए लेस देन 0 आया है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो, या इन अदर वर्ड्स आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये आपको श्योरिटी देता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0 in the interval a b। उस इंटरवल के अंदर एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। क्लियर? ये स्टेटमेंट किसको समझ नहीं आया? सर आपने दो कंडीशन लिखे हैं, ये एक एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, दूसरे में लिखा है एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। नहीं नहीं नहीं, उसको आप ऐसे ना समझे ना, इसके दरमियान आप और लगाएं, और लगाएं इसके दरमियान, ठीक है, ये समझे। अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 आ जाए या एफ ऑफ ए लेस देन 0 आ जाए तो उसके कॉरस्पॉन्ड ये दो चीजें आपके पास आनी चाहिए। इन जनरल ये याद रखें, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। हाँ जी, फाद अशरफ, आपको समझ आया? सर समझ आ गई, लेकिन रियल रूट किस तरह एग्जिस्ट करेगा उसमें फिर? रियल रूट कैसे एग्जिस्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ ना। रियल रूट कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर हमने सिर्फ ये कंडीशन यूज की कि एटलीस्ट वन रियल रूट उसमें एग्जिस्ट करेगा उस इक्वेशन का। ये सेटिस्फैक्शन हमें इस अपोजिट साइन से मिलती है, ये वाले से, इस कंडीशन से हमें ये चीज मिलती है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ये कंडीशन इंश्योर करती है कि इस रूट एटलीस्ट का वर्ड यूज किया गया है। प्लीज बी फोकस ऑन दिस वन, एटलीस्ट वन रियल रूट। हमने ये नहीं कहा कि सब रूट इसी इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एटलीस्ट वन रियल रूट उसका एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरवल यूनिक नहीं है, इंटरवल इज नॉट यूनिक, इंटरवल डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखो, हमें एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हाउ टू फाइंड द इंटरवल। आप इंटरवल कैसे चूज करेंगे? हाउ टू फाइंड द इंटरवल। अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5, ये आपके पास एक इक्वेशन है, तो बाय द वे इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? तीन रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 रूट्स इसके पॉसिबल, 3 रूट्स पॉसिबल नहीं बल्कि एग्जैक्टली इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल
in which root of function lies. आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास वे क्या है, आप x की कोई डोमेन सेलेक्ट कर लें। आप फॉर एग्जांपल x की आप डोमेन सेलेक्ट करें, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे x, और यहाँ पर आप साइन ऑफ f ऑफ x को नोट करें, नॉट द वैल्यू ऑफ f, साइन ऑफ f x। जैसे मैंने इस एग्जांपल स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए x की वैल्यू मैंने ली -3, और जब मैंने -3 को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो -27 + 12 -5, तो ऑब्वियसली इस साइन ऑफ f ऑफ x क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। आप वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। फिर f ऑफ x को मैंने -2 लिया, इसको जब पुट किया तो इसमें भी f ऑफ x का साइन माइनस में ही आता है। -1 पुट किया, फिर f ऑफ x का साइन माइनस में ही आ रहा है। 0 पुट किया, फिर भी माइनस में साइन आता है। +1 पुट किया, फिर भी माइनस में साइन आता है। अब +2 पुट किया, मेरे पास अगेन माइनस में साइन आया। अगर 3 पुट करूं तो मेरे पास साइन फंक्शन का f ऑफ x का पॉजिटिव साइन आता है, और अगर मैं 4 पुट करूं तो मेरे पास अगेन पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। अब इसमें इन वैल्यूज को देखते हुए आपके पास सबसे लार्जेस्ट इंटरवल कौन सा बन सकता है, लार्जेस्ट इंटरवल, सिर्फ इस स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ओवरऑल जनरल बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहा हूं जिसमें हमने x को चेंज किया है बिटवीन -3 से 4 के दरमियान, ओके। इस डोमेन के लिए -3 और 4 बनेगा जी, लार्जेस्ट इंटरवल आपके पास बनेगा -3 और 4, और सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ये वाली, ठीक है। कीप इन माइंड, ये इस वजह से हमने चूज किया जी। सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या बनेगा, 2,3 ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल बनता है, ठीक। इसके अलावा अनदर पॉसिबिलिटी आपके पास इंटरवल की क्या हो सकती है, थोड़ा सा इस इंटरवल, स्मॉलेस्ट इंटरवल से थोड़ा सा लार्ज इंटरवल, जिसको आप मीडियम भी कह सकते हैं, मीडियम इंटरवल, या जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है इस स्मॉलेस्ट इंटरवल से, वो बन सकता है 2 से 4 के दरमियान। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक चीज देखिए, अब अगर आप इसमें इंटरवल को डिफरेंट इंटरवल ले लें, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल -2 से +3 के दरमियान ले लें, -3 से +3 के दरमियान ले लें, -1 से 3 के दरमियान ले लें, तो तब भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तब भी। यस सर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट के न्यूमेरिकल मेथड में लेंथ ऑफ इंटरवल मैटर्स अ लॉट। लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ इंटरवल मैटर्स अ लॉट। इसकी रीजन ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटरवल -3 से 4 के दरमियान ले लेते हैं, -3 से 4 के दरमियान इंटरवल ले लेते हैं, लेट सपोज करें -3 से 4 के दरमियान, और आप इसको समझे कि आप ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका रफ सपोज करें कि उसका रूट आपके पास अल्फा = 0.5 पे है, ये मैं सपोज करके ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस f ऑफ x का रूट लेट सपोज करें अल्फा = 0.5 है। अब आप देखिए -3 से 4 के दरमियान 0.5 तक पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा इटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियल गैस क्लोज टू -3 ले लेते हैं तो आपको इस रूट तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा इटरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगी टू गेट द कन्वर्जेंट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप इंटरवल बिटवीन 2 और 3 ले लेते हैं, मीन अब आप देखो -3, -1,
0 सॉरी -2 -1 0 इन सारे एलिमेंट्स को आपने, इन सारे नंबर्स को आपने छोड़ दिया जब आपने इंटरवल कंसीडर किया 2 से 3 के दरमियान। अब आपके इंटरवल की लेंथ स्मॉलर होगी। मीन लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? सर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 3 - 2, इसकी आपके पास इंटरवल की लेंथ 1 आती है। जब अगर आप ये वाला इंटरवल कंसीडर करो -3 से 4, तो इसकी लेंथ आपके पास 4 माइनस -3 दैट विल बी इक्वल टू 7 आ जाती। तो 1 और 7 में काफी फर्क है ना। तो न्यूमेरिकल में जितना आप छोटा इंटरवल लेते हैं और वो इंटरवल, छोटे इंटरवल से मुराद ये कि उसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो, f ऑफ a मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b लेस देन 0, तो जितना छोटा इंटरवल लेंगे उतना ही आपके कन्वर्जेंस के चांसेस अर्ली हैं और आप जल्दी अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सर टाइम खत्म हो लेकिन गया सर बड़ा इंटरवल लेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि आंसर ठीक हो। नहीं, उसमें जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ा इंटरवल लेंगे तो चांसेस, उसमें सिर्फ फर्क क्या होगा कि आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। आपने अगर फॉर एग्जांपल छोटा इंटरवल और आपको श्योर है कि इस छोटे इंटरवल के अंदर रूट हो सकता है, क्योंकि आप उसमें श्योरिटी ले सकते हैं ना, उसकी एक कंडीशन है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इसके अंदर रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हम कैसे देख सकते हैं, वो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसका। अभी सिर्फ ये है कि अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ b, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने स्मॉलेस्ट इंटरवल चूज करना है। अगर आप बड़ा इंटरवल ले लेंगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगी अपने रिजल्ट को गेट करने के लिए। ठीक है जी, तो कौन कह रहा था टाइम? जी इब्राहिम पूछें। सर क्वेश्चन सर ये कि देखें हम बजाय इसके कि हम टेबल से हम इस तरह से एक जो है कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, सर हम इस तरह कर सकते हैं क्या कि हम मैक्सिमा और मिनिमा जो है फंक्शन का कैलकुलेट कर लें और उसके दरमियान हम अपनी रेंज डिफाइन कर लें? मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन की, तो उसमें आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा ना। यस सर। ठीक, और आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। बिल्कुल सर, राइट। एग्जैक्टली। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके फिर आप उस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और ये टेस्ट लगाएंगे, तब आप जाके डिसाइड करेंगे कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है। राइट। सर। तो उसकी बजाय अगर ये सिंपल डेरिवेटिव की बजाय देखिए आपको ऑपरेशंस अप्लाई करना पड़ेंगे, एक सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव और फिर उनका प्लस माइनस करना, तो उससे बेहतर नहीं है कि साइन चेक कर लिए जाए। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी वे है ना, बजाय इसके कि हम उसको काम को दूसरी तरफ से जाके पकड़े। राइट सर। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर, तो आप लोग इसको काइंडली देख लें। चैप्टर नंबर 2 आपके पास टाइम, ये जो इसकी इंट्रोडक्शन है, मतलब इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर मेथड्स ट्राई करेंगे, और फिर उसमें जस्ट मेथड की वो क्या है उसकी डेरिवेशन। सर अटेंडेंस की लिस्ट आपने डाउनलोड कर ली है? अटेंडेंस की लिस्ट अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी क्लास के एंड पे डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई उसमें रह गया हो तो उसकी भी अटेंडेंस हो ही जाए फिर। वैसे बाय द वे आप जिया, आप ऐसा क्या करें कि आप ना अटेंडेंस एट द एंड ऑफ द टाइम, मीन 5-10 मिनट्स रह जाए तो आप अटेंडेंस ना नोट कर लिया करें काइंडली, अगर पॉसिबल हो तो। समटाइम ना डाउनलोड नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल अभी डाउनलोड नहीं हो रही। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो काइंडली आप इनकी अटेंडेंस अगर नोट कर ले और फिर उसकी लिस्ट मुझे भेज दें तो चले मेरे पास रिकॉर्ड में रहेगी, तो मैं जो LMS पे एक्सेस मिल गई है तो फिर मैं उसको फिर वहाँ पे भी चढ़ा दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपका आज का लेक्चर था। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।